नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब भारत एक नया नया आज़ाद देश था। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया देश, उसे अपनी इकोनॉमिक फ्यूचर कैसे तय करनी है। ये कहानी है भारत की 5 ईयर प्लान्स की, उन योजनाओं की जिन्होंने देश की तकदीर लिखने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। और यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो उस वक्त भारत के सामने मुंह बाए खड़ा था। भाई, ये सिर्फ इकोनॉमी का सवाल तो था नहीं, ये तो करोड़ों लोगों के सपनों का सवाल था। तो भारत ने इस चैलेंज का सामना किया कैसे? चलिए, इसी सफर में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद ना भारत को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो बिखरी हुई इकोनॉमी को पटरी पर ला सके और डेवलपमेंट को एक सही दिशा दे। और इसी तलाश में भारत ने सोवियत संघ के प्लानिंग मॉडल से प्रेरणा ली और ये तय किया कि हम भी एक प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अपनाएंगे। और बस यहीं से भारत के एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हो गई। साल था 1950, जब प्लानिंग कमीशन बना। ये कमीशन आने वाले कई दशकों तक भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज का सेंटर पॉइंट बना रहा। और ठीक एक साल बाद 1951 में देश की पहली पंचवर्षीय योजना ने शक्ल ली। लेकिन एक मिनट, क्या आपको लगता है कि ये नेशनल प्लानिंग का आइडिया अचानक से आ गया? जी नहीं, इसकी जड़ें तो आज़ादी से कई साल पहले ही जमने लगी थीं। चलिए उन शुरुआती आइडियाज़ पर एक नज़र डालते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग सोच के लोग भारत के लिए एक प्लान्ड फ्यूचर देख रहे थे। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी। फिर 1944 में JRD टाटा जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बॉम्बे प्लान पेश किया। और उसी साल गांधी जी के विचारों पर आधारित गांधीयन प्लान भी सामने आया। तो जब फाइनली प्लान बनाने का टाइम आया, भारत ने अपना पहला कदम बहुत सोच समझ कर उठाया। पहली पंचवर्षीय योजना देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चुनौती से निपटने के लिए ही बनाई गई थी। इस प्लान का जो आधार था वो था हेरोड डोमर मॉडल। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अगर कोई देश ज्यादा सेविंग्स करता है और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है तो उसकी तरक्की की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी। तो जो पहली योजना थी ना, उसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पर। अब सवाल उठता है, क्यों? वजह बिल्कुल साफ थी। आज़ादी के टाइम पर देश की करीब करीब 70% आबादी खेती पर ही तो डिपेंड करती थी और देश में खाने की भारी कमी थी। तो जाहिर है पहला काम पेट भरना था। इसीलिए भाकरम नांगल और हीराकुंड जैसे बड़े बड़े बांध बनाए गए। मकसद, खेतों तक पानी पहुंचे और देश आत्मनिर्भर बन सके। और पता है क्या, इसके नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकले। टारगेट रखा गया था 2.1% की ग्रोथ का, लेकिन असल में देश ने 3.6% की ग्रोथ रेट हासिल की। ये एक साफ सबूत था कि प्लान सही दिशा में जा रहा था और पहली पंचवर्षीय योजना एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। अच्छा, तो खेतीबाड़ी को तो एक मजबूत बेस मिल गया। अब देश की नजरें एक नए और कहीं ज्यादा बड़े लक्ष्य पर थीं। पहली योजना की सफलता ने एक बड़े इंडस्ट्रियल सपने को देखने का हौसला जो दे दिया था। पहली और दूसरी योजना के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट था। जहां पहली योजना की जान कृषि में बसती थी, वहीं दूसरी योजना का पूरा ध्यान हैवी इंडस्ट्रीज लगाने पर था। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था जिसका मकसद था भारत को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाना। और इस साहसिक नई दिशा के पीछे जो दिमाग था वो एक महान विचारक का था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। उन्हीं के मॉडल ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का पूरा खाका तैयार किया था। PC महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। उनका ये मानना था कि अगर देश में स्टील और मशीनरी जैसी बेसिक इंडस्ट्रीज लग गईं तो बाकी इंडस्ट्रीज का विकास तो अपने आप और वो भी तेजी से हो जाएगा। इसी सोच ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया। तो दूसरी योजना का एक बहुत जरूरी हिस्सा था बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगाना। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में जर्मनी, सोवियत संघ और ब्रिटेन की मदद से विशाल स्टील प्लांट लगाए गए। ये प्लांट्स आज भी भारत की इंडस्ट्रियल रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और इस प्लान के नतीजे भी काफी पॉजिटिव रहे। 4.5% का एक एम्बिशियस टारगेट रखा गया था और जो असल ग्रोथ हुई वो थी 4.3%, मतलब टारगेट के बहुत ही करीब। इसलिए इसे भी एक कामयाब योजना ही माना गया। तो चलिए अब इन दो शुरुआती और बुनियादी आर्थिक योजनाओं की मिलीजुली विरासत को देखते हैं और ये समझते हैं कि भारत के लिए इनका असली मतलब क्या था। तो लब्बो-लुबाब ये है कि इन पहली दो योजनाओं ने मिलकर भारत के भविष्य की नींव रखी।
एक ने देश को खाने के मामले में सुरक्षा दी तो दूसरे ने इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्लान्स नहीं थे, ये एक नए भारत के निर्माण के ब्लूप्रिंट थे। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, इन पहली दो योजनाओं ने देश की नींव तो रख दी, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये टॉप डाउन मॉडल, मतलब जहां प्लानिंग कमीशन ऊपर बैठकर सब कुछ तय कर रहा है, वो भारत जैसे इतने डाइवर्स देश के लिए लॉन्ग टर्म में सही रास्ता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस वक्त विकास के कुछ बेहतर रास्ते भी हो सकते थे। ये जो आज की भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसे हम हर दिन देखते समझते हैं, इसकी बुनियाद, इसकी नींव आखिर रखी कैसे गई थी? वो कौन सी बड़ी बड़ी सफलताएं थीं, और हाँ, कौन सी बड़ी असफलताएं जिनसे गुजरकर हम आज यहां पहुंचे हैं? तो आज हम भारत के आर्थिक इतिहास के 30 बहुत ही अहम सालों की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं तक का वो पूरा सफर। तो ये कहानी है बड़े बड़े सपनों की और उन सपनों का सामना करती कड़वी हकीकतों की। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में हम साथ में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो क्या दौर था जब भारत ने अपनी आर्थिक तकदीर को एक नई शक्ल दी। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। पहले देखेंगे तीसरी योजना और उसके संकट को, फिर उस स्ट्रेटेजिक पॉज यानी प्लान हॉलिडे को, उसके बाद आएगा गरीबी हटाओ का दौर, फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रोलिंग प्लान, और आखिर में वो ब्रेक थ्रू जिसने भारत को हाई ग्रोथ के रास्ते पर डाल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1961 से। सोचिए, आजादी को मिले अभी कुछ ही साल हुए हैं। देश में एक अलग ही जोश है, एक उम्मीद है, और इसी ऊंचे हौसले का प्रतीक थी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका एक ही बड़ा लक्ष्य था, भारत को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना। अब देखिए, इस योजना के मकसद बिल्कुल साफ थे। 2 बड़े मकसद। पहला, आत्मनिर्भरता, मतलब हम अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाएं, किसी पर निर्भर ना रहें। और दूसरा, तेज आर्थिक विकास। और ये होगा कैसे? इसके लिए कृषि यानी खेती किसानी और उद्योग यानी फैक्ट्रीज, दोनों पर बराबर जोर दिया गया। ये वो सपने थे, वो लक्ष्य थे जो भारत को दुनिया के मंच पर एक मजबूत देश बनाने के लिए देखे गए थे। लेकिन कहते हैं ना, हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। योजना तो बड़ी अच्छी थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही योजना शुरू हुई, देश पर मानो एक के बाद एक संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। सोचिए जरा, पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, फिर संभल ही रहे थे कि 1965 में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई, और जो रही सही कसर थी वो 1965-66 के भयानक सूखे ने पूरी कर दी। देश में अकाल जैसे हालात बन गए। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक बहुत बड़ी नाकामी। सपना देखा गया था 5.6% की ग्रोथ रेट का, लेकिन इन संकटों की वजह से हकीकत में हम सिर्फ 2.4% ही हासिल कर पाए, मतलब आधे से भी कम। देश अपने तय किए हुए लक्ष्यों से कोसों दूर खड़ा था। लेकिन एक दिलचस्प बात है, कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद इसी संकट के दौर में भारत ने भविष्य के लिए कुछ बहुत ही जरूरी संस्थाओं की नींव रखी। आज जो हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI या फिर IDBI जैसे बड़े बैंकों का नाम सुनते हैं, इन सब की शुरुआत उसी मुश्किल दौर में हुई थी। तो असफलता में भी कुछ सफलता छिपी थी। तो तीसरी योजना की इस बड़ी विफलता ने हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे योजनाकारों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। ये साफ हो गया था कि अब पुरानी रणनीति से काम नहीं चलेगा, अब वक्त है एक नई सोच का, एक नई रणनीति का। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसिक कदम उठाया। अगली पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए टाल दिया गया और 1966 से 1969 इन 3 सालों के लिए प्लान हॉलिडे यानी योजना अवकाश की घोषणा की गई। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या हुई? इसी छोटे से ब्रेक में, इसी अंतराल में भारत के कृषि इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की नींव रखी गई, हरित क्रांति। ये वही क्रांति थी जिसने आगे चलकर भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। अच्छा, तो हरित क्रांति से एक बड़ी समस्या तो हल हो रही थी, देश में अनाज की कमी पूरी हो रही थी। लेकिन अब देश के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी, और वो थी गरीबी। अब सरकार का और देश का पूरा ध्यान इसी पर टिक गया। और फिर आया साल 1969। प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी,
और उनके नेतृत्व में आई चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का नारा ही सब कुछ कह देता है, गरीबी हटाओ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मोड़ था। पहली बार सरकार सीधे सीधे गरीबी को अपना मुख्य निशाना बना रही थी। इसी सोच के तहत 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि बैंक सिर्फ बड़े लोगों के लिए ना रहें, बल्कि उनकी सुविधाएं आम आदमी तक भी पहुंचें। लेकिन रास्ता अभी भी कांटों भरा था। इरादे नेक थे, पर चुनौतियां कम नहीं हुईं। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ और शरणार्थियों के आने से और युद्ध के खर्च से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी बोझ पड़ा। नतीजा, एक बार फिर हम अपने लक्ष्य से चूक गए। 5.6% का टारगेट था, लेकिन हम हासिल कर पाए सिर्फ 3.3%। ये एक और झटका था। पर सरकार ने हार नहीं मानी। पांचवी योजना, जो 1974 में आई, उसमें गरीबी पर हमला और भी तेज कर दिया गया। इस बार फोकस था रोजगार बढ़ाना, नौकरी पैदा करना। इसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम जैसा बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हुआ और गांव में बैंकिंग पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबीज की स्थापना की गई। ये सब जमीनी स्तर पर काम करने वाले कदम थे। और आखिरकार मेहनत रंग लाई। सालों की कोशिशों के बाद ये एक बहुत बड़ी जीत थी। आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा था कि भारत ने अपने विकास दर के लक्ष्य को न सिर्फ छुआ, बल्कि उसे पार भी कर लिया। टारगेट था 4.4% का और हमने हासिल किया 4.8%। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, पर यह उस वक्त एक नई उम्मीद की सुबह जैसा था। तो अब कहानी में एक और मोड़ आता है। साल 1977। देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। कांग्रेस की सरकार गई और जनता पार्टी सत्ता में आई और नई सरकार अपने साथ लाई आर्थिक योजना का एक बिल्कुल नया तरीका। इस नए तरीके को नाम दिया गया रोलिंग प्लान। अब ये क्या था? इसका आइडिया बहुत सिंपल था कि 5 साल का एक फिक्स्ड प्लान बनाने के बजाय हर साल एक नया प्लान बनाया जाए और हर साल अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के हिसाब से और पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर इस प्लान को बदला जा सकता है। मतलब एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा अडैप्टेबल सिस्टम बनाने की कोशिश थी। लेकिन उस दौर में राजनीतिक अस्थिरता बहुत थी और ये प्रयोग ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। 1980 में जैसे ही सरकार फिर बदली, इसे बंद कर दिया गया। चलिए, अब हम अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंचते हैं। 1980 का दशक। ये वो दशक था जब दशकों की मेहनत का फल मिलना आखिरकार शुरू हुआ और भारत ने धीमी ग्रोथ के चंगुल से निकलकर ऊंची विकास दर की राह पकड़ी। तो 1980 में जब छठी योजना आई, तो उसका फोकस सिर्फ गरीबी हटाना नहीं था। इसके साथ साथ 2 और चीज़ों पर जोर था। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली, पानी, और मॉडर्नाइजेशन यानी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना। और इसी योजना के दौरान 1982 में एक बहुत बड़ी संस्था बनी, नाबार्ड, जो आज भी हमारे देश में कृषि और ग्रामीण विकास की रीढ़ है। और ये योजना एक शानदार, जबरदस्त सफलता थी। इसने सच में भारत को एक नए युग में पहुंचा दिया। लक्ष्य था 5.2% का और हमने हासिल किया 5.7%। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक मानसिक बाधा को तोड़ना था, एक बहुत पुरानी सोच को तोड़ना था। अब इस सफलता के असली मायने समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए, ये एक टर्म था जिसे अर्थशास्त्री राज कृष्णा ने दिया था। इसका मतलब था कि 1950 से लेकर 1980 तक करीब 30 साल भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन सिर्फ 3.5% की धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। एक सोच बन गई थी कि शायद भारत इससे तेज बढ़ ही नहीं सकता। छठी योजना की 5.7% की सफलता ने इसी मनोवैज्ञानिक बाधा को, इसी सोच को तोड़कर रख दिया। तो इसी नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आई 7वीं योजना, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में। इस बार जोर था उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर। मतलब सिर्फ ज्यादा चीजें बनाना ही नहीं, बल्कि काम को और बेहतर और कुशल तरीके से करना। और लोगों को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना जैसी बड़ी पहल भी इसी दौरान शुरू की गई। और जानते हैं क्या हुआ? सफलता का यह सिलसिला रुका नहीं, ये जारी रहा। इस बार लक्ष्य था 5% का और देश ने 6% की जबरदस्त विकास दर हासिल की। सोचिए, ये लगातार दूसरी बड़ी सफलता थी और इसने एक बात पक्की कर दी कि भारत अब धीमी ग्रोथ से निकलकर हाई ग्रोथ के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ चुका है। तो अगर हम इस पूरे 30 साल के सफर का सार निकालें, तो ये कहानी किस चीज की है? ये कहानी है शुरुआती मुश्किलों की, नाकामियों की, उनसे सीखने की और फिर 80 के दशक में लगातार सफलता हासिल करने की।
ये वाकई उतार चढ़ाव से भरा एक बहुत लंबा और अहम सफर था। तो देखिए, यहाँ से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने ठोकरें खाकर अपनी गलतियों से सीखा और खुद को लगातार बेहतर बनाया। 80 के दशक के अंत तक ऐसा लगा कि भारत ने विकास का एक फॉर्मूला खोज लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा? क्या ये टिकाऊ था, या ये सिर्फ एक अच्छा दौर था जो खत्म हो जाएगा? यही वो बड़ा सवाल था जिसके साथ भारत 1990 के नए दशक में कदम रख रहा था। तो सवाल ये उठता है कि भारत सेंट्रलाइज प्लानिंग से हटकर एक ज्यादा डायनामिक पॉलिसी बनाने के दौर तक पहुंचा कैसे? चलिए इसी सफर को समझते हैं। सोचिए जरा, 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले इतने बड़े और विविध देश के लिए आर्थिक नीतियां बनाना कितना बड़ा काम होगा। ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि भारत ने दशकों तक इस बड़ी चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। बिल्कुल, आज़ादी के बाद से भारत की आर्थिक तकदीर पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स के एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल से ही लिखी जाती थी। 60 से भी ज्यादा सालों तक फैक्ट्रियों से लेकर खेतों तक देश की हर बड़ी आर्थिक गतिविधि का मार्गदर्शन यही ब्लूप्रिंट करता था। और फिर 2014 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने 6 दशकों से चली आ रही इस परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत की आर्थिक योजना के लिए एक नए युग की शुरुआत की। अच्छा, इस जबरदस्त बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 1990 के दशक की शुरुआत में, एक ऐसा समय जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। देखिए, 1990 और 92 के बीच देश में काफी राजनीतिक उथल-पुथल थी, जिसका मतलब था कि कोई नई पंचवर्षीय योजना बन ही नहीं सकी। और फिर 1991 में आया असली संकट। भारत एक गंभीर भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के संकट में फंस गया। अब आसान शब्दों में इसका मतलब ये था कि देश की विदेशी मुद्रा की तिजोरी लगभग खाली हो रही थी, इतनी कि हमारे लिए जरूरी सामान इंपोर्ट करना भी मुश्किल हो गया था। इसी संकट ने हमें अपनी पूरी आर्थिक सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। और इसी संकट के जवाब में आए देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिन्हें हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इसने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। LPG सुधारों के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का तरीका भी बदलने लगा। आइए इस पुरानी प्लानिंग की कहानी के आखिरी कुछ पन्नों पर एक नजर डालते हैं। यह सुधारों के बाद की पहली योजना थी और इसके ऊपर भारत के नए आर्थिक माहौल को दिशा देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। यह वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ था और PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ये योजना जबरदस्त सफल रही। इसने न केवल 5.6% के अपने विकास लक्ष्य को पार करके 6.8% हासिल किया, बल्कि लाइसेंस राज को खत्म करने और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने में भी इसने एक अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आती है 9वीं योजना। इस समय तक सरकार बदल चुकी थी और प्राथमिकताएं भी थोड़ी अलग थीं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय की इस योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और समानता पर था। हालांकि अपने अच्छे लक्ष्यों के बावजूद ये 6.5% के अपने विकास लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और 5.4% पर ही रह गई। इससे ये भी पता चलता है कि सामाजिक लक्ष्यों और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 10वीं और 11वीं योजनाओं ने स्वास्थ्य, रोजगार और समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना जारी रखा। 10वीं योजना ने 7.6% की शानदार विकास दर हासिल की। 11वीं योजना ने तो 8% की वृद्धि दर छुई, लेकिन तभी 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आ गया। ये एक बड़ा रिमाइंडर था कि भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया से कितनी गहराई से जुड़ चुकी थी। और फिर आई 12वीं योजना। इसका लक्ष्य सतत विकास था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान ये बनी कि ये भारत की आखिरी, जी हां, आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। और इस तरह 12वीं योजना के साथ सिर्फ एक योजना ही नहीं, बल्कि भारत में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे युग का अंत हो गया। ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ। 2014 में सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की और ठीक अगले साल 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्था ने उसकी जगह ले ली। इस नई संस्था का नाम था नीति आयोग और आर्थिक योजना को लेकर इसका नजरिया, इसका काम करने का तरीका योजना आयोग से बिल्कुल अलग था। मतलब जमीन आसमान का फर्क। नीति आयोग का पूरा नाम है
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए, पुरानी संस्था की तरह ये एक प्लानर नहीं है जो नीतियां तय करे, बल्कि ये सरकार के लिए एक थिंक टैंक है। मतलब एक ऐसी संस्था जो रिसर्च करती है, आइडिया देती है और सरकार को रणनीतिक सलाहें देती है। अब एक ज़रूरी सवाल जो अक्सर उठता है, वो है इसकी कानूनी हैसियत के बारे में। मतलब इसे अपनी शक्ति कहाँ से मिलती है? इसका जवाब है कि ये ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। मतलब इसकी शक्ति ना तो भारत के संविधान से आती है और ना ही संसद के किसी कानून से। इसे सरकार ने एक कार्यकारी आदेश से बनाया है और यह एक सलाहकार संस्था है जो इसे काम करने में काफी लचीलापन देता है। तो इस पूरे बदलाव का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक नाम बदलने जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्थिक शासन की पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव था। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। योजना आयोग एक टॉप डाउन अप्रोच पर चलता था, जहां केंद्र योजनाएं बनाता और राज्यों को फंड देता था। दूसरी तरफ नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, मतलब राज्यों के साथ मिलकर काम करना। ये पैसा नहीं बांटता, बल्कि नीति बनाने में सलाह देता है। संक्षेप में कहें तो भूमिका एक प्लानर से बदलकर एक थिंक टैंक या एक सलाहकार की हो गई है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि अब केंद्र राज्यों को निर्देश देने वाला डायरेक्टर नहीं है, बल्कि उनका एक पार्टनर और सलाहकार है। ये भारत के आर्थिक शासन में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। और ये हमें एक बड़े और विचार करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। जब एक सेंट्रलाइज्ड योजनाकार नहीं रहा, तो आज भारत की इतनी बड़ी और जटिल अर्थव्यवस्था को असल में कौन चला रहा है? कौन सी ताकतें हैं जो इसे दिशा दे रही हैं? ये एक नया युग है जिसके नियम भी नए हैं।